एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इस साल के बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम सभी ने वीडियो बनाना चालू कर दिया है। 2 दिन पहले ही हमने बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में बताया है। तथा उसके बाद इसके सिलेबस के बारे में भी बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस है, 25 मार्क कहाँ से आएगा, 75 मार्क कहाँ से आएगा और कौन सा विषय किस पुस्तक से पढ़ना है, इसके विषय में भी बहुत ही अच्छे से बता दिया है हमारे ज्योति प्रकाश भाई ने। तो आप सभी हमारे इस चैनल पे बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आप सभी को उसकी पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का विषय है कि कौन कौन बीएड एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है। वैसे तो हर कोई बीएड एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है, पर कौन कौन बीएड में भाग ले सकता है। बीएड में आने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता और अर्हता क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों के विषय में आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना हमारे ये चैनल कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गाइडलाइंस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पे लिखना है संस्कृत, SNSK sanskrit.nic.in। इस पे आप जाएंगे तो ये हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्रमशः आपको ये दिख रहा है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का विंडो यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, जो जनरल है उन्हें पता नहीं होता है, तो यहाँ पे खुल गया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन रीडिंग CUET PG के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे CUET PG नोटिफिकेशन है, फिर NTA नोटिफिकेशन है, फिर CUET इन्फॉर्मेशन ये बुलेटिन है। ये इन सब चीज़ों के बारे में तो हम आप सभी को पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। अब हम गाइडलाइंस फॉर शिक्षा शास्त्री एंट्रांस एप्लीकेशन, इस चीज़ पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो ये संस्कृत में पहला दिया हुआ है, संस्कृत में तो हर कोई समझ नहीं पाएगा, तो हम सेकंड हिंदी का ही चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, वैसे जो संस्कृत समझते हैं वो संस्कृत का भी निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे हिंदी का देखते हैं। तो यहाँ पे इसको करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, वैसे डाउनलोड ही है, इसी कारण यहाँ पे डाउनलोड दिखा रहा है। तो फिर से चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा खुल गया है, शिक्षा शास्त्र बीएड NTA द्वारा आयोजित CUET PG 2023 प्रवेश परीक्षा। ठीक है, 2023 का यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको, वैसे तो आप तिरुपति यूनिवर्सिटी LVS भी, जो पिछले साल नहीं जुड़ा हुआ था, इस साल भी LVS जुड़ गया है, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी आप बीएड के लिए उपयुक्त है, कर सकते हैं। वैसे हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही सीट होता है, तो आपको यहाँ पे मिलने का ज़्यादा ही चांस रहते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आप सभी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को अवश्य डालें, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि विषय अनुक्रमण का बताया गया है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय, फिर प्रवेश के लिए योग्यता, फिर उपलब्ध स्थान, संस्था क्या क्या है, फिर आरक्षण, कितना आपको आरक्षण मिलने वाला है, फिर आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो किस सक्षम अधिकारी से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को क्रम से देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ। तो ठीक है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय है, ये चीज़ भी आप सभी पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। वैसे ये सभी चीज़ भी जनरल नॉलेज के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में 1-2 मार्क के आ जाते हैं। तो आप जैसे कि संस्कृत ये किस अनुशंसा के आधार पर इसके हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। तो आप सभी इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के लिए योग्यता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, वैसे हर कोई यहाँ पे बीएड कर सकता है क्या, संस्कृत बीएड कर सकता है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क पे दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या BA संस्कृत विषय सहित अथवा आचार्य MS संस्कृत
या तत्समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित उत्तीर्णता या समकक्ष ग्रेड। तो आपको शास्त्री किया होना चाहिए अथवा आप बीए किए हुए हैं किसी जनरल कॉलेज में, तो उसमें आपका संस्कृत विषय होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर शास्त्री में संस्कृत विषय है तो ही आप बीएड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, उसमें उत्तीर्णता प्राप्त होने चाहिए, तभी आप संस्कृत बीएड कर सकते हैं। अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र छात्रा भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्हता परीक्षा में अगर कोई छात्र छात्रा प्रविष्ट है तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। फिर केंद्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए अन्य शर्त सहित उपयुक्त परीक्षाओं में 45 अंक अनिवार्य है। ठीक है, जो एसटी एससी ओबीसी इन सब के लिए 45 अंक वहाँ पे लाना अनिवार्य है केंद्र सरकार के नियमानुसार। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत सुविधा हो जा रहा है। फिर प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ तो प्रवेश के समय साक्षात अथवा गोपनीय परिणाम से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता परीक्षा के जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो संलग्न वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप CUET PG में आप उत्तीर्ण हुए हैं तो वो प्रमाण पत्र वहाँ पे संलग्न होने चाहिए। अगर वहाँ पे परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ सही समय पे, फिर कुछ वहाँ पे कुछ दिनों के बाद आया, तो गोपनीय रूप से अथवा साक्षात रूप से आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र जमा करने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो वहाँ पे प्रमाण पत्र अगर जमा नहीं किया गया है तो आपको वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर चयन विधि यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चयन विधि किस प्रकार होगी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु NTA द्वारा प्रश्न पत्र कोड, देखिए पिछली बार प्रश्न पत्र कोड 9 था शायद तक, अभी ACQPO1 मतलब कि 01 कर दिया गया है यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, आप सभी का बीएड संस्कृत बीएड का प्रश्न पत्र कोड है ACQP01। साथ CUET PG 2023 का समायोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसको डेफिनेटली आप सभी याद कर लीजिएगा, 01 ही आपका कोड है। प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व सभी अभ्यर्थी NTA द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेवें और प्रत्येक स्तर पर सावधानी से समस्त जानकारियों का अनुसरण करें। ठीक है, NTA का जो भी गाइडलाइंस है आप nta.nic.in पे जाके इन सब चीज़ें सभी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस किस प्रकार होने चाहिए, आपका विवरण सही होना चाहिए, विवरण अगर गलत हुआ तो वो भी वो वहाँ पे निरस्त कर सकते हैं प्रवेश के समय। तो उसका जो भी गाइडलाइंस है, उसका जो भी निर्देश है, इन सभी निर्देशों को आप अच्छे से पालन करेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद अच्छे से पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु इच्छुक सभी छात्रों को NTA द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया से अनुरूप आवेदन करना होगा। जिस प्रकार NTA ने कहा है, जिस प्रकार से ये आया है, उसी प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। अगर आपको आवेदन करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, हम इसके विषय बारे में भी एक वीडियो छोड़ देंगे। तो आवेदन के उपरांत NTA द्वारा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। तो कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको यहाँ पे परीक्षा देनी होगी। आप जाएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसी प्रकार से ही आपको वहाँ पे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं एग्जाम हॉल पे। चयन मापदंडों के अनुसार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को पुनः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के विभिन्न परिसरों में अध्ययनार्थ काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर CUET PG में अगर एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप पास हो गए हैं तो आपको चयन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। वैसे मतलब कि काउंसलिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करना होगा, काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब कि आपको किस संस्थान पे पढ़ना है, मतलब किस संस्थान पे, वैसे तो हमारे 12 कैंपस है, 12 संस्थान है, उसमें से 11 में बीएड है, तो आपको 11 में से कहाँ आप जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको भरना होगा और आपको
सामान्य जानकारी देनी होगी जो आप CUET फॉर्म भरते समय आप किए थे, वही सामान्य जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है। फिर काउंसलिंग है तो आवेदन करते समय प्रत्येक छात्र को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट 10 परिसरों में प्रवेश के लिए अधिकाधिक वरीयता क्रम से अपनी पसंद का उल्लेख करना होगा। ये तो मैं आपको अभी बताया कि वैसे 11 परिसर में बता दिया, 10 परिसर है, यहाँ पे 10 परिसर क्या लिखा गया, तो 10 परिसर में वरीयता क्रम से अपनी पसंद का उल्लेख करना होगा। अगर आपका मार्क्स सही है, अगर आप अच्छे नंबर में पास हुए हैं तो आपको जो कैंपस चाहेंगे वही कैंपस मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो वो अपने हिसाब से आपको कैंपस देंगे, ठीक है, जिस वरीयता क्रम से वह परिसर में प्रवेश लेना चाहता है। इच्छित परिसर में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वरीयता क्रमानुसार किसी अन्य परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। जो परिसर अगर आप चाहते हैं उसमें अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको किसी दूसरे परिसर में ट्रांसफ़र नहीं, किसी दूसरे परिसर में आपको चयनित कर दिया जाएगा। फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। सफल छात्रों की जानकारी तदनुसार वेबसाइट पर यथासमय अपलोड की जाएगी, ठीक है। फिर वरीयता क्रम की जो सूची है वो छात्रों की यहाँ पे बनाई जाएगी। वरीयता की जब आप पास हो जाएंगे तो वरीयता मतलब कि आपके किसके बाद किसका नंबर आया है, आप कितने नंबर पे हैं, आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं इतने लोगों में से, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। वैसे वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ sanskrit.nic.in पर, यहाँ पे जाके आप सभी समय समय पर आप चेक करते रहिए, आपको सही जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड है शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या। देखिए, शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थान संख्या 770 हैं। परिसरवार उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या देखिए, अगर आप LBS जाएंगे, अगर आप तिरुपति जाएंगे, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति जाएंगे, LBS जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 110 से कुछ आसपास ही ऐसे ही मिलेंगे आपको सीट, तो वहाँ पे आपको प्रवेश मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रवेश मिलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे ज़्यादा हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको स्थान मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 110 होते हैं, तो वहाँ पे जनरल वालों के, वैसे वहाँ पे ट्रेडिशनल वालों का कुछ ज़्यादा ही होता है, जनरल वालों का कम होता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे डालिए, वैसे कुछ है नहीं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, पर मेरा आपको यही रहेगा कि आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही डालें। देखिए, फिर हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कितने परिसर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर, कोट भलवाल, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएंगे 110 सीट, ठीक है। फिर है लखनऊ परिसर में आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में आपको 55 सीट मिल जाएंगे। फिर श्रृंगेरी कर्नाटक में भी आपको 55 सीट मिल जाएंगे। फिर जयपुर राजस्थान में भी आपको 110 सीट मिल जाएंगे। फिर सदाशिव परिसर पूरे उड़ीसा में भी आपको 110 सीट मिल जाएंगे। फिर गुरुवायूर परिसर केरल में भी आपको 55 सीट मिल जाएंगे। भोपाल में भी आपको 110 सीट मिल जाएंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में भी आपको 55 सीट मिल जाएंगे। फिर अगरतला पश्चिम त्रिपुरा में भी आपको 55 सीट मिल जाएंगे और मुंबई में भी आपको 55 सीट मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में तो मैं बहुत ही अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूँ कि जम्मू लखनऊ इन सब चीज़ों में कब जाने में कुल कितना खर्चा होता है, हॉस्टल व्यवस्था है या नहीं, किस जगह पे है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इसे आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात है आपको आरक्षण कितना मिलने वाला है, ठीक है। आरक्षण कितने वाले आपके नंबर पे आपको आरक्षण कितना मिलने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, भारत शासन के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित है। आपके नंबर, आपका अगर नंबर कम है और आपको आरक्षण मिल रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% है, अन्यथा सक्षम प्रज्ञाचक्षु के लिए 3% है, युद्ध सैनिक संघर्ष में घायल मृत व्यक्तियों के बच्चों विधवाओं के लिए 3% है, अगर प्रमाण सहित 3 प्रमाण पत्र है तो 3% है,
खिलाड़ियों के लिए 2% है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 10% है। अंतर्राष्ट्रीय पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू कश्मीर में विद्यार्थियों, एकल बालिका स्नातक विद्यार्थियों के लिए आरक्षण 5% है। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5% आरक्षण मिल जाएगा। उपयुक्त श्रेणियों के आवेदक प्रवेश के समय आने आरक्षित श्रेणी विधिवत विनिर्दिष्ट प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसरों के लिए आरक्षण निर्धारण केंद्रीय स्तर पर ही होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित तथा अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपने फॉर्म भरते समय आरक्षण की मतलब कि आप अनुसूचित जनजाति हैं करके यहाँ पे आपने फॉर्म भर दे और आपके पास उसका प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आपका अनुसूचित जनजाति के बेस पे ही आपको प्रवेश मिला रहेगा। वहाँ पे अगर आप भरे रहेंगे तो वहाँ पे आपका प्रवेश निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो ही आप ये भरिए, नहीं तो आप जनरल में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका अगर जनरल बेस अगर आपका अच्छा नंबर भी मिल गया है, आपको अच्छा नंबर भी मिल गया तो भी आपका प्रवेश होना यहाँ पे मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी ध्यान दे के ही भरिएगा। फिर यहाँ पे प्रवेश के लिए वैसे पिछली बार क्या हुआ था कि एक लड़की ने गलती से मैरिड का वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लिया था, फिर उसको मैरिज उसका हो गया, तो उसको मतलब कि उड़ीसा में ही उसका मैरिज हुआ है, तो वो अपने घर से क्यों दूसरे जगह जाएगी, इस आधार पर उसको उड़ीसा में ही उसका सिलेक्शन हो गया था। जब आप वो वेरिफिकेशन के लिए गई तब वहाँ पे उन लोगों को बताया कि गलती से मैं मैरिड हूँ ये लिख दी हूँ, तो यहाँ पे उसको मैरिज हो गया है, इसी कारण ही उसको उड़ीसा में सिलेक्शन मिल गया था। फिर उसका वहाँ पे प्रवेश को वहाँ पे रद्द कर दिया गया। तो इस प्रकार से गलती ना हो, आप सभी जो सही, अगर आपके पास नहीं है तो आप न भरें, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे न भरें। फिर 5वें में देखिए, आरक्षित श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी। देखिए, ये प्रमाण पत्र कहाँ से आपको जारी करना है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े जाति के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तहसील MRO। देखिए यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये कौन से ऑफिसर है मेरे को भी पता नहीं है। फिर तहसीलदार से MRO, आप किसी से भी इनसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO, राजकीय जिला चिकित्सालय न्यूनतम 40% विकलांग पर ही आरक्षण दिया होगा। ठीक है, तो अगर आपका मतलब कि विकलांग की परिस्थिति में आपको हॉस्पिटल से, किसी भी राजकीय जिला हॉस्पिटल से अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र लाना होगा। कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए, तभी आपको आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, फिर सशस्त्र सैनिक के बच्चों, विधवाओं के लिए सचिव, थल सेना, नौसेना, वायुसेना बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो इसके विषय में भी जानकारी इकट्ठा करके एक वीडियो बना देंगे। तो अगर जो ऐसे होंगे तो उनको तो जानकारी होगा ही। ठीक है, फिर 6वां देखते हैं, प्रवेश के लिए शैक्षणिक धारा के अनुसार आरक्षित स्थान। शिक्षा शास्त्री कक्षा में निर्धारित स्थानों में से 80% परंपरागत धारा के लिए शास्त्रीय आचार्य अथवा समकक्ष कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए तथा शेष 20% आधुनिक छात्र के BA तीनों वर्षों में संस्कृत सहित MA संस्कृत छात्रों के लिए आरक्षित है। देखिए, यहाँ पे परंपरागत ट्रेडिशनल बच्चों के लिए 80% यहाँ पे स्थान अवेलेबल कराया गया है, और जो BA करके आए हैं, MA करके आए हैं, जो मॉडर्न बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं, उनके लिए 20% ही यहाँ पे दिया गया है। फिर है पारंपरिक धारा, शास्त्रीय आचार्य, शिरोमणि, विद्वन मध्यमा, विद्वत उत्तमा आदि तत्समकक्ष, ये ट्रेडिशनल वालों का हो गया। फिर आधुनिक धारा, BA संस्कृत होना चाहिए, MA संस्कृत,
तत्सम कक्षा संस्कृत विषय सहित। ठीक है, तो आप जो भी बीए है, एमए है आपका, उसमें संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और एक बात है, जो छात्र आधुनिक धारा को बीएड बीए संस्कृत उत्तीर्ण होकर पारंपरिक धारा में आचार्य तत्समकक्ष प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो उस छात्र का भी आधुनिक धारा में परिभाषित होगा। देखिए अगर आपने मतलब कि मॉडर्न बीए किया है, मतलब ये शास्त्रीय आपका मॉडर्न से हुआ है, और अगर आप आचार्य ट्रेडिशनल आचार्य फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे मॉडर्न ही आधुनिक धारा में ही माना जाएगा। ठीक है, आपका आचार्य कंप्लीट होने के बाद ही आपको ट्रेडिशनल के तौर पे लिया जाएगा। अन्यथा अगर आप मॉडर्न बीए मॉडर्न से किए हैं और आचार्य फर्स्ट ईयर में आप परंपरागत पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी मॉडर्न माना जाएगा, मॉडर्न से आए ये माना जाएगा। फिर शिक्षा शास्त्र बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्देश। देखिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री अध्ययनार्थियों के लिए एनटीए यूजीसी पीसी के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में निर्धारित केंद्रों पर द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। प्रवेश परीक्षा की दिनांक एवं समय की घोषणा एनटीए द्वारा की जाएगी है। योग्यता रखने वाले छात्र प्रवेश के लिए अधोलिखित वेबसाइट पर निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एनटीए द्वारा जो भी नियम कानून निकाले गए उसके तहत आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस के लिए आपको आवेदन के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसका लिंक दिया गया है CUT.NTA.NIC.in, ये आपका आवेदन का यहाँ पे लिंक दिया गया है। फिर साक्षात पंजीयन के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु यहाँ पे आप जाके क्या क्या मतलब कि इसका गाइडलाइंस है, फिर क्या क्या आवेदन के लिए क्या, ये सब सिस्टम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए, इसके विषय में भी एक वीडियो छोड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे फिर देखते हैं प्रमुख दिनांक। देखिए प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से 19 अप्रैल तक 5 PM पर्यंत तक, मतलब 20 मार्च से अभी तो चालू 20 मार्च से 29 अप्रैल तक 19 अप्रैल तक। देखिए 20 तारीख से 19 अप्रैल तक यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क समर्पण 19 अप्रैल 2023 11:50 तक है, मतलब कि 19 तारीख के 5 बजे तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तथा आप शुल्क का जो भुगतान है वो रात के 11:50 तक आप कर सकते हैं। आवेदित आवेदन में अपेक्षित संशोधनार्थ अवसर। देखिए 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपको अगर कुछ भी करेक्शन, वैसे मतलब जैसे हम डालते हैं कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो ऐसा इंसान है तो गलती होगा ही, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले साल 09 कोड पे बीएड संस्कृत बीएड का था, अभी 01 पे है, तो कोई गलती से 09 डाल दिया होगा, तो उसको 01 करने के लिए यहाँ पे संशोधन के लिए भी अवसर है। आपका करेक्शन विंडो भी खुल जाएगा 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, मतलब कि 20 से 19 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर 20 तारीख से 23 तारीख तक आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि यथासमय एनटीए द्वारा घोषित की जाएगी। ठीक है, प्रवेश पत्र कब, आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये एनटीए द्वारा ही घोषित किया जाएगा, अभी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। फिर परीक्षा दिनांक कब है और परीक्षा समय कब है, इन सब चीज़ों के बारे में भी एनटीए द्वारा ही घोषित किया जाएगा। आप एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTA.NIC.in, इस पे जाके समय समय पर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। फिर अभ्यर्थी कृपया आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण दिनांकों के विषय में एनटीए द्वारा जारी की जाने वाले सूचनाओं के लिए यथासमय एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से जागरूक रहें। प्रवेश एवं आवेदन प्रक्रिया के विषय में एनटीए द्वारा ही निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए NTA.NIC.in पे, वहीं पे आप जागरूक रहिए, नहीं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको समय समय की जानकारी मिलती रहेगी। फिर परीक्षा केंद्र 8वां है परीक्षा केंद्र। एनटीए द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र का चयन छात्र द्वारा की गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। केंद्र निर्धारण आदि के संबंध में एनटीए द्वारा प्रकाशित नियमावली
का सावधानी से अवलोकन कर लें। अभ्यर्थी को चुने गए केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। ठीक है, आप सेंटर कुछ भी जो भी मतलब चूज़ करना चाहते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चूज़ कर दीजिएगा। उसी के आधार पर ही आपको केंद्र, वहीं पे ही आपको सेंटर मिलने का पूरा चांस है। अगर आप नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरी जगह पे सेकंड या थर्ड, वैसे 4 आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया रहेगा। आप अपने आसपास के 4 जगहों पे जहाँ पे मिलता रहे, 2 जगह, हाँ 2 जगह यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया रहेगा। तो आसपास कहीं पे भी आपको अगर पास पड़ते हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर 9वां पे हम चलते हैं, अत्यावश्यक सूचना। ठीक है, इसमें जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया से पूर्व एनटीए द्वारा जारी की जाएगी तथा विश्वविद्यालय निर्देशकों को ध्यान से पढ़ना अपेक्षित है। ठीक है, ये सब चीज़ों तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीयूईटी पीजी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन ध्यान से भरें। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से ही भरना होगा। अपूर्ण जो भी आप खाली वाली छोड़ते हैं, देखिए जहाँ पे रेड टिक होगा ना वहाँ उसको आप भरना जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहाँ पे रेड टिक वहाँ पे नहीं होगा, रेड स्टार बना नहीं होगा, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन परीक्षा और प्रवेश के समय होगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना, प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है। ठीक है, एनटीए द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, तो एनटीए द्वारा निर्धारित जितना भी शुल्क है, हमारे समय में तो 600 रुपये लिया जाता था। हमारे समय में नहीं, हमारे समय में तो एनटीए ही नहीं था। पिछले साल 600 रुपये लिया जाता था। अब देखते हैं आगे पता चलेगा। ठीक है, इस बार भी शायद तक 600 रुपये ही है। प्रवेशार्थ काउंसलिंग है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्देश, तो ये तो फिर भी मैं बता चुका हूँ, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी अध्ययन है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिसर का चयन करेंगे। इतरत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आवेदन केंद्रीय संसद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित नियमों के अनुसार से कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण तथा निश्चित तिथि के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। शिक्षा शास्त्र बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र की वरीयता क्रम से शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश पा सकेंगे। वरीयता सूची केवल वर्ष 2023 में प्रवेश के लिए ही मान्य होगी। प्रवेश उपरांत स्थानांतरण की अनुमति नहीं होगी तथा प्रवेश उपरांत शुल्क भी नहीं लौटाई जाएगी। इससे निर्देशकों पर देखिए, जो मैं बता चुका हूँ वही है, कुछ ज़्यादा ही है कि यहाँ पे मतलब कि आप प्रवेश के बाद आपको जिस जगह पे दिया होगा उस जगह पे ही आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ट्रांसफ़र मतलब कि वहाँ पे दिया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा मतलब, और आपका जो शुल्क है वो वापस नहीं किया। वैसे यहाँ पे लिखा है शुल्क वापस नहीं होता है, पर शुल्क वापस हो जाता है। इस साल भी 2-3 बच्चों का ऐसे ही शुल्क वापस हुआ है, तो शुल्क जमा करने के बाद भी वापस हो जाता है। यहाँ पे बस लिखा है, वैसे आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं हो, ये हम चाहते हैं। फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए ध्यातव्य तथ्य है, ये इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद 12वां देखते हैं, परीक्षा अवधि एवं परीक्षा संबंध सूचनाएं। परीक्षा है तो एनटीए की नियमावली का सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। देखिए ये बार बार बोल रहे हैं, तो कुछ तो होगा, तो आप ध्यानपूर्वक नियमावली पढ़ लें। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की है तथा निर्धारित समयावधि शॉर्ट के रूप में निर्धारित की जाएगी। शिक्षा शास्त्र प्रवेश में अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षण सीबीटी के माध्यम से परीक्षा देंगे। एतदर्थ कंप्यूटर परिचालन का अभ्यास अवश्य कर लें। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसा चले वो जनरल ही है, सबको ही पता होगा, बस आपको वहाँ पे जाके टिक करना रहेगा, इसमें कुछ और नहीं है। 2 घंटे की है। शिक्षा शास्त्र प्रवेश परीक्षा में अवैध साधन प्रयोग करने वाले तथा किसी भी सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले अभ्यर्थियों को केंद्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर सकते हैं। उन्हें यथाविधि दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अब जो चीज़ मना किया गया है उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेके जाना है।
और सहायता करना और सहायता देने वालों को भी दंड यहाँ पे दिया जा सकता है। यदि किसी के छायाचित्र में विषमता पाई जाती है और संदेह होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलंबन तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगर आपके मतलब कि फ़ोटो में विषमता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग वर्जित है। जैसे ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो प्रवेश में निर्णय, हाँ यहाँ पे तो माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है, पर माइनस मार्किंग है, आप वहाँ पे एनटीए की नियमावली में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन का के बारे में हम पिछले साल का कैसा क्वेश्चन आया था उसी हिसाब से इस साल भी क्वेश्चन आने वाला है। इसका विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, और यहाँ पे ये सिलेबस भी आपको, पाठ्यक्रम भी यहाँ पे मिल गया होगा। पाठ्यक्रम के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। 25 मार्क का जनरल पेपर आएगा जो सबके लिए समान है, और 75 मार्क का आपका संस्कृत विषय से ही आएगा। संस्कृत भाषा दक्षता, संस्कृत साहित्य, शिक्षणाभिरुचि, इन सब चीज़ों में से ही आपको आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं।